नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ प्रीति योगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्यकाल में अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। मतलब है इसका कि अवधी भाषा का साहित्य के अंदर कब विकास हुआ था, कहाँ विकास हुआ था। तो आज इस पूरे लेक्चर के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे मध्यकाल में मतलब अवधी भाषा का। ठीक है, तो इसका भौगोलिक परिचय हो गया कि अवधी भाषा मतलब कि वैसे तो है ना, अवधी भाषा का उद्भव उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही हुआ है। ठीक है, बाकी किसी जगह नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ जिले मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र है ना, उससे इसका संबंधित है। परंतु उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी क्षेत्र जैसे कि लखनऊ फैजाबाद के आसपास का है, कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ जिलों में इसका मतलब इसका विकास हुआ है अवधी भाषा का। ठीक है, उसे ही अवध कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ और फैजाबाद के आसपास का उसे ही अवध कहा जाता है। इसका क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, फतेहपुर आदि जिलों को मिलाकर निर्मित होता है। मतलब कि इन सब जगह क्या हुआ है, अवधि का उपयोग होता है इस जगह पे। ठीक है, इन जगह में फिर पूर्वी कौशली, बेसवाड़ी आदि उपनामों से भी जाना जाता है अवध को। अवध शब्द अयोध्या से निकला है, ऐसा प्राय सभी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। अयोध्या के रूप में जो नगर विख्यात है वह भी इसी भाषा के क्षेत्र केंद्र में स्थित है। मतलब कि अयोध्या के रूप में जो नगर विख्यात है ना, वो भी इसी भाषा का उपयोग करते हैं। अब अवधी भाषा का उद्भव कहाँ हुआ, वह कैसे, स्रोत वगैरह। तो अवधी भाषा के उद्गम को लेकर भाषाविदों में विवादित की स्थिति है। दरअसल जिस काल में मध्यकालीन आर्य भाषाएं जन्म ले रही थी, उस आरंभिक काल पाली प्राकृत काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र कौशल के नाम से विख्यात था। कहने का मतलब ये है कि जब अपन ने पढ़ा पहले पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, इन सब के बारे में, जब पाली प्राकृत काल की जो भाषाएं जन्म ले रही थी, कहने का मतलब चल रही थी, उस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर जो कौशल नाम का एक क्षेत्र था, वहाँ वह एक विख्यात था। और जहाँ पर बौद्ध साहित्य व जैन प्रथा में भी कौशल प्रदेश का जिक्र कई स्थानों पर किया गया है। बौद्ध साहित्य और जैन के अंदर भी कौशल का किया गया और उसी टाइम अवधी भाषा का भी विकास हुआ था। इस क्षेत्र में ईसापुर 200 वर्ष से लेकर ईसापुर दूसरी शताब्दी तक अर्धमागधी प्राकृत ने जन भाषा का स्वरूप ग्रहण किया। इसी प्रक्रिया में जो जन भाषाएं विकसित हुई, उनमें से एक का नाम कौशल पड़ा। अपभ्रंश अवहट काल 6वीं से 12वीं सदी के मध्य, जब आधुनिक आर्य भाषाओं के जन्म को पूर्व पीठिका बनी, तब यही कौशलों अथवा उसकी कोई समकालीन समीपवर्ती लोक भाषा स्थिर और स्पष्ट होकर अवधि के उद्गम का आधार बन गई। इस संबंध में अभी तक कोई प्रामाणिक बात तो नहीं कही जा सकती है, पर प्राय यह संभावना व्यक्त की जाती है कि कौशली का आधुनिक रूप ही अवधि है। कौशली का आधुनिक रूप ही अवधि है, कहने का मतलब कौशल का ही। ठीक है, जिसका कब हुआ था, जब पाली प्राकृत भाषा का विस्तार हुआ था, जन्म हुआ था, उसी टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर कौशल नाम से विख्यात हो रही थी। ठीक है, भाषा के रूप में अवधि का स्पष्ट उल्लेख अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी में मिलता है। भाषा के रूप में अवधि का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी में। इस रचना में खुसरो ने अपने समय की भारतीय भाषाओं का जिक्र करते हुए अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया। किसने किया, अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो का काल 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है। और खुसरो का काल कौन सा माना जाता है, 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है। अवधि एक भाषा के रूप में 13वीं शताब्दी के अंत में संभवतः स्थापित हो चुकी थी। कब हुई थी अवधि, 13वीं शताब्दी के अंत तक। इससे पूर्व भी रोडाकृत राउल बेल में कन्नौज की नायिका के वर्णन के प्रसंग में तथा दामोदर पंडित कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवधी भाषा के निर्माणकालीन स्वरूप का परिचय होता है। पर इन दोनों रचनाओं का काल प्रामाणिक रूप से
ज्ञात नहीं है। तो ये इसका हो गया। इसका पूर्णतः इसका मतलब इसका विस्तार कब होने लगा था? 13वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है। और इसका मतलब कहाँ से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कौशल क्षेत्र से इसका विस्तार हुआ था, और कौशल के बाद में इसका नाम अवध या अवधि पड़ा था। सूफी काव्य धारा में अवधि का विकास। अब है सूफी काव्य धारा में अवधि का विकास। साहित्य भाषा के रूप में अवधि के तीव्र विकास का संबंध एक सुयोग से है। भारत की विभिन्न लोक भाषाओं में संस्कृत परंपरा से ही विकसित प्रेम कथाओं को रचने की प्रवृत्ति काफी अधिक व्याप्त थी। ऐसी प्रेम कथाओं में उर्वशी, पूर्वा, आख्यान, उषा, अनिरुद्ध कथा, मालती माधव कथा आदि काफी प्रचलित थी। 14वीं शती में सुयोग यह हुआ कि इन प्रेमाख्यानों के लिए अवधि भाषा और दोहा चौपाई शैली रूढ़ सी हो गई। ये सुयोग होने का मूल कारण यह था कि पूर्वी उत्तर भारत में रहने वाले सूफी प्रेमाचार्यों संतों ने अपने रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति भारत में पूर्णतः प्रचलित प्रेमाख्यानों के माध्यम से करनी आरंभ की। इस सुयोग ने अवधि को हिंदी देश की सभी लोक भाषाओं में शिरोमणि बना दिया। किसको? अवधि को। पहली रचना जो संपूर्णतः अवधि में और जिसने अवधि को एक झटके में लोक भाषा के पद से उठाकर साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुल्ला दाऊद की चंदाइन या लोरी कहा। कहने का मतलब यह है कि जो अवधि जो भाषा थी ना, उसको मतलब कि एक झटके में लोक भाषा या फिर साहित्यिक भाषा के रूप में बदलने का सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? तो मुल्ला दाऊद की जो दो मतलब रचनाएं हैं, चंदायन या लोरी कहा, चंदायन या फिर लोरी का, इन दो रचनाओं से ही अवध का मतलब एक झटके के अंदर इसको लोक भाषा या फिर साहित्य भाषा के रूप में वो प्रतिष्ठित हुई थी। फिर है जैसे कि दाऊद कवि जो चांदा गाई, जेई रे सुना सो गा मुरझाई, कि मतलब कवि कैसे मतलब चांदा गाई कि मतलब कैसे वो कुछ कविता सुनाता है और उसको सुनकर मतलब क्या जो फूल है वो भी मतलब कैसे मुरझाए हुए फूल भी कैसे खिल उठते हैं, ऐसा। इसी परंपरा में अगली रचना कुतुबुद्दीन की मृगावती है, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई। किंतु सूफी प्रेमाख्यानों की इस समूची परंपरा को सबसे अधिक समृद्ध प्रदान करने वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने ठेठ अवधि का प्रयोग करते हुए 14 ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में पद्मावत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, पद्मावत, जिसकी रचना 1527 ईस्वी से 1540 ईस्वी के बीच हुई। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1527 से 1540 ईस्वी के बीच। इनकी भाषा भी ठेठ अवधि है, इनकी भाषा भी एक ठेठ अवधि का अलग मतलब प्रकार है, जिसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। ये अवश्य है कि ठेठ अवधि के बीच बीच में कहीं कहीं प्राकृत अपभ्रंश के कुछ प्रयोग जैसे दिनकर, दिनियर, पृथ्वी, पुहोमी तथा कहीं कहीं पूर्वी पश्चिमी कई प्रकार के पद इनकी भाषा में दिख जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में, ठीक है। काव्य को ज़्यादा से ज़्यादा जनग्राह्य बनाने के लिए कवि ने तद्भव शब्दों का व्यापक इस्तेमाल किया है और इसके लिए उध्वनि को शब्दों के साथ जोड़कर उन्हें अवधि बना लिया है। जैसे उ शब्द जोड़कर, उ ध्वनि जोड़कर, तो कहने का मतलब जैसे मिठासु, छहु, जोगु, नरेसु, इंदु। तो ये पद्मावत की एक अन्य विशेषता अवधि लोक जीवन मुहावरों और लोकोक्तियों का अत्यंत सधा हुआ प्रयोग है, जिसे जैसे हिये फटा तथा सुधी अंगूरी ने निक्षेप गेहूं हिये फटा। उसका उदाहरण क्या हो गया? हिये फटा तथा सुधी अंगूरी ने निक्षे गेहूं। जायसी का प्रयास संपूर्ण रचना कर्म में यही रहा है कि भाषा अपने ठेठपन, देसीपन को खोए बिना मिठास और लोक संस्कृति को धारण करते हुए कथ्य को व्यक्त करें। जायसी का यही एक उद्देश्य था।
लोक जीवन की स्वाभाविकता उनके शब्द चयन में स्पष्टतः दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जायसी ने एक जगह दोंगरा शब्द का प्रयोग किया जो अवध प्रदेश में मानसून की प्रथम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। दोंगरा का प्रयोग कहाँ होता है? अवध प्रदेश में मानसून की प्रथम वर्षा के लिए। अवध प्रदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश से। ये शब्द पढ़ते ही अवध की लोक संस्कृति का चित्र आंखों के समक्ष सजीव हो उठता है। इसके अतिरिक्त जायसी की काव्य भाषा की बिंब योजना तथा अप्रस्तुत योजना अद्भुत है। बिंब योजना की सफलता मूलतः लोक बिंबों के निर्माण पर ही टिकी है। नागमती के वियोग प्रसंग की ये पंक्तियां अद्भुत रूप से बिंबात्मक हैं। तो ये पंक्तियां किनकी है? नागमती की। जेठ जरे जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धीके पहारा। इस इनका कहने का मतलब कि जेठ का जो महीना होता है जिसके अंदर लू चलती है, लू समझते होंगे आप, गरम गरम हवाएं चलती है जेठ के मौसम में, और फिर उसमें क्या बवंडर उठते हैं मिट्टी के, वो गोल गोल बन के बवंडर उठते हैं। चारिहु पवन जकोरे आगी, और जो हवाएं चलती वो ऐसी लगती है जैसे कि पूरी आग की हवाएं, आग से लिप वो अपने जैसे लगती है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे कि पूरी आग से लगी हुई है। फिर ये लंका दाही पलंका लागी, जैसे कि पूरी लंका लंका जल जलने का मतलब कि लंका दाही पलंका लागी, कि अपने को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जोर से लगी है उसकी आग। पद्मावत में प्रयुक्त अवधि की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मिठास है। रचनाकार ने भाषा का ऐसा प्रयोग किया है कि भाषा सीधे संवेदना से जुड़ने में समर्थ हो सकी है। उदाहरण के लिए, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु ते ही मार्ग उड़ी परे कंत धरे जह पाओ। कि मतलब पवन कैसे चलती है तो कैसे वो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, तो वो चीज़ है। भाषा की इसी मिठास को महसूस करके आचार्य शुक्ल को कहना पड़ा था कि जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है। वह संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर अवलंबित नहीं, उसमें अवधि अपनी नीच की स्वाभाविक मिठास के लिए हुए हैं। अवधि की खालिश बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। अब फिर है, पद्मावत के उपरांत भी सूफियों की प्रेमाख्यान परंपरा लंबे समय तक चलती रही। पद्मावत के उपरांत भी, पद्मावत के अलावा भी इस परंपरा में उस्मान की चित्रावली 1613 ईस्वी, शेख नबी की ज्ञान द्वीप 1619 ईस्वी, ये सब अलग अलग कवि और उनकी रचनाएं हैं। कासिम शाह की हंस जवाहिर 1736 ईस्वी में आई। नूर मोहम्मद की इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसरी 1764, ये दोनों हैं नूर मोहम्मद की। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी आदि रचनाएं प्रमुख हैं। थोड़ा और आगे देखें तो कुछ उदाहरण के रूप में ये परंपरा 20वीं शताब्दी के आरंभ तक खींचती चली आई है। 20वीं शताब्दी में ख्वाजा अजमद ने नूर जहां 1905, शेख रहीम ने भाषा प्रेम रस 1915 तथा कवि नसीर ने प्रेम दर्पण 1917 की रचना की है। फिर है, जायसी के बाद के कवियों की भाषा भी अवधि ही रही है, पर इस भाषा में क्रमशः परिवर्तन आता गया है। ऐसा देखा गया है कि तुलसीदास के बाद के सूफी कवियों की भाषा में तत्सम तथा अर्ध तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका कारण संभवतः रामचरितमानस का प्रभाव हो सकता है। यह प्रभाव सबसे अधिक नजर आता है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसरी में। शुक्ल जी ने भी यह बात साफ कही है कि अनुराग बांसरी और सब सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। इस भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। तो उदाहरण देखते हैं हम इसका एक। ये बांसुरी सुने सोए कोई, हृदय स्रोत खुला जयी होई। कि मतलब कि इन बांसुरी को सुन के जो सोता है, कोई सोता है इस बांसुरी को सुन के, जो सोता है उसके मतलब कि उसका कि मन है ना वो मतलब मन को खोल के सोता है,
शेख नबी ने तो साफ कहा है, ललित रूप जो आखिर गढ़े, चुनी चुनी अमरकोश से काटे, कि जो ललित रूप जो आखिर गढ़े वो चुन चुन कर अमरकोश से निकाले हैं। ठीक है। फिर है राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का विकास। राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का विकास है। तो मध्यकाल में अवधि के काव्य भाषा के रूप में विकसित होने के पीछे एक और घटना का उल्लेख महत्वपूर्ण है। यह है 15वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैतवादी दार्शनिक आचार्य रामानुज के शिष्य रामानंद द्वारा रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन। इस वैचारिक आंदोलन का उत्तर भारत पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एक और कबीर जैसे निर्गुण कवि राम कथा प्रसंग अपने काव्यों में समाविष्ट करने लगे, तो दूसरी ओर एक राम काव्य धारा का ही परिवर्तन हो गया। यह काव्य धारा अवधि में ही पुष्पित पल्लवित हुई और इस धारा ने अवधि के भीतर निहित सौंदर्य को नए तरीके से प्रस्तुत किया। इस धारा के प्रधान कवि तुलसीदास है, जिनकी सर्वाधिक प्रमुख कृति रामचरितमानस हिंदी ही नहीं विश्व को सभी भाषाओं में सफलतम तथा श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक है। अब तक अवधि में काव्य रचना करने वाले कवि प्राय उस सूफी परंपरा से थे जिनको कुछ हद तक अपभ्रंश और फारसी काव्य परंपरा का तो ज्ञान था, पर जो संस्कृत काव्य परंपरा से अनभिज्ञ थे। तुलसी के रूप में अवधि को एक ऐसा कवि मिला जिसने संस्कृत परंपरा का भी गहरा अध्ययन किया था। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी की पहुंच अवध में प्रचलित लोक भाषा के भीतर बहते हुए माधुर्य स्रोत तक ही थी, पर गोस्वामी जी की पहुंच दीर्घ संस्कृति कवि परंपरा द्वारा परिपक्व रोशनी के भांडागार तक भी पूरी थी। किसकी थी? गोस्वामी जी की। तुलसी और प्रकारांतर से राम काव्य धारा के कवियों की काव्य भाषा की मूल विशेषता जो उन्हें सूफियों की काव्य भाषा से अलग करती है, तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। ये तत्सम शब्द अवधि को संस्कृत नहीं बनाते, क्योंकि गोस्वामी जी तत्सम शब्दों को तत्सम रूप में ही प्रयुक्त नहीं करते, बल्कि उनके संभावित अवधि रूप में भी प्रयुक्त करते हैं गोस्वामी जी। उदाहरण के लिए हंस, गामिनी, अमृत, करुणा और वन शब्द उनके यहाँ क्रम से हंस, गवनी, अमीय, करुणा और वन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में तत्सम शब्दों का अवधिकरण हो जाता है और वे बेमेल प्रतीत नहीं होते। जैसे कि उदाहरण है, लोचनो जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण का सोना। तुलसी आदि राम भक्त कवियों की भाषा में अवधि केवल तत्सम शब्दों तक सिमट गई हो, ऐसा ही नहीं। एक और तुलसी ने अपने समय में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से परहेज नहीं किया है, तो दूसरी ओर देशज तद्भव शब्द भी उनके यहाँ काफ़ी मात्रा में हैं। उदाहरण के लिए फारसी शब्द गरीब नवाज तुलसी द्वारा ग्राम के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त बख्शीश, कशक आदि विदेशी शब्द भी तुलसी काव्य में आए हैं। भोजपुरी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली के भी कई प्रयोग उन्होंने किए हैं और ठेठ अवधि के देशज शब्दों के भी, जैसे बांझ, अहेर आदि। तुलसी की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ध्वनि मैत्री का उनका अप्रतिम कौशल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि भाव के साथ ध्वनि की तरंगे गिराने में वह अद्वितीय हैं। इसी गुण की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लोकवादी तुलसी में कहते हैं कि शब्दों को ध्वनि योजना द्वारा अर्थ की झंकार देने में तुलसीदास जैसी निपुणता हिंदी के किसी अन्य कवि के पास नहीं है। मतलब कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी अपने प्रसिद्ध पुस्तक लोकवाद तुलसी में कहते हैं कि शब्दों को जो ध्वनि योजना द्वारा अर्थ की झंकार देने में तुलसीदास जैसी कोई निपुणता किसी और कवि के अंदर नहीं है। ध्वनि मैत्री या नाद सौंदर्य से अर्थ की अभिव्यंजना कैसे हो उठती है, यह इस उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण है, शिथिल अंग पग मग डर डोलही, बिही बल बच्चन प्रेम बस बोलही।
तुलसी की भाषा का एक और गुण अलंकार प्रयोग की निपुणता। उन्होंने अनुप्रांत अलंकार का प्रयोग इतनी सहजता से किया कि आचार्य शुल्क को कहना पड़ा, अनुप्रास के तो वे भाषा थे। तुलसी के अनुप्रास चमत्कार पैदा नहीं करते बल्कि गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे जलचर, थलचर, नभचर, नाना एवं कहीं कहीं कोटि, कपट, कहानी इत्यादि। इसके अतिरिक्त उपमा, सागरूपक जैसे अलंकार तथा अद्भुत प्रतीक व बिंब योजना तुलसी के साहित्य में प्रयुक्त अवधि भाषा को गहरे कलात्मक स्तर पर आसीन करा देती हैं। उपमानों की नवीनता की मांग प्रयोगवादी कवियों ने तो आधुनिक काल में की, तुलसी भक्ति काल में यह मांग कर रहे थे। सब उपमा कवि रहे जुटारी, के ही पट तरो विदेही कुमारी। तुलसी के बाद विशाल महाकाव्य परंपरा काव्य भाषा के स्तर पर धीरे धीरे अवधि से दूर होकर ब्रिज भाषा के साथ जुड़ने लगी। इसका कारण यह था कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रचलन बढ़ने के साथ साथ श्रृंगार व लोक रंजन जैसे तत्व साहित्य के केंद्र में आए। इन तत्वों की कलात्मक तथा चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति करने की क्षमता अधिक होने के कारण अब ब्रिज भाषा हिंदी साहित्य के केंद्र में आने लगी। फिर हिंदू प्रेमाख्यानकारों की अवधि। मध्यकाल में अवधि का काव्य भाषा के रूप में विकास इन दो काव्य परंपराओं के रूप में हुआ था। इनके अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्हें कुछ विद्वानों ने हिंदू प्रेमाख्यानकार कहा है। इन कवियों में नरपति व्यास, गोवर्धन दास तथा दुखहरण जैसे कवि प्रमुख हैं। इनकी भाषा में अपभ्रंश ब्रिज भाषा का प्रभाव तो है ही, संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन कवियों को भाषा में व्यक्तिगत अंतर काफ़ी अधिक है, फलते कोई विशेष परंपरा नहीं बन सकी है। दुखहरण की निम्नलिखित चौपाई से इस धारा की भाषा का सामान्य परिचय प्राप्त किया जा सकता है। रोवत नैन रखत के धारा, टेसु फुली बनभा रतनारा, जो सिंगार कोई बरबस करई, अनिल समान होई सो जरई। कि मतलब कैसे मतलब नैन मतलब रोते हैं तो कैसे आंसू के वो मतलब कि आंसू निकलते हैं और फिर उनके क्या फूलों का एक रत्नारा बन जाता है, तो वही चीज़ है। फिर समकालीन स्थिति, फिर आ जाते हैं समकालीन स्थिति। 20वीं सदी के प्रथम दशक सन 1919 के बाद अवधि साहित्य में खासी कमी आ गई। खड़ी बोली के हिंदी प्रदेश की मुख्य भाषा बनने तथा मानक भाषा के विकास के बाद अवधि साहित्य प्राय नहीं लिखा जा रहे हैं। आज भी कुछ कवि हैं जो अवधि में कविताओं की रचना कर रहे हैं। इन कवियों में बलभद्र प्रसाद दीक्षित, वंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण द्विवेदी आदि प्रमुख है। ये दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान हिंदी समीक्षिका हिंदी की बोलियों में लिखे जा रहे साहित्य की ओर प्राय प्रवृत्त नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसा कि अपन ने ये पूरा अपने अवधि भाषा का परिचय मतलब कहाँ उसका उद्भव हुआ, उससे रिलेटेड बाकी और भाषाएं, उन सब के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो अपन है काव्य भाषा के रूप में अवधि का भाषाई स्वरूप विकास की कहने मतलब कि ध्वनि भाषाई विशेषताएं। तो आज अपन है ना इसके बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को ही दिक्कत होगी, आप नहीं देखोगे। तो इतना ही बहुत है। बाकी का अपन यहाँ से काव्य भाषा के रूप में अवधि का भाषाई स्वरूप प्रगत विकास अपन ये कल बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much. All the best.